नमस्कार। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। आज जिस कहानी को मैं आपके बीच लेकर आया हूं, ये कहानी एक ऐसी चोरी की है जिसको आज भी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी माना जाता है किसी कैटेगरी में। शुरुआत करने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है, मनी हाइस्ट एक वेब सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो आप जानते होंगे कि इस वेब सीरीज की जो कहानी लिखी गई थी वो किस लेवल की। आप सोचिए कि अगर ऐसी कोई घटना सच में घटी हो तो वो क्या हुआ होगा उस कहानी में, या कैसे उसके परतें खुली होंगी, कैसे वो साबित हुई होगी। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपके बीच लेकर हाजिर हूँ, जिसकी शुरुआत होती है अर्जेंटीना से। तारीख थी 14 जनवरी सन 2006। अर्जेंटीना के एक शहर के अंदर बैंक रियो करके एक बैंक, ठीक है, अभी भी है। कहते हैं कि वो बैंक उस शहर के रिहायशी एरिया में थी जहाँ पे सब अमीर लोग रहते थे, और उन सभी के लॉकर्स उसी बैंक के अंदर थे। दिन का करीब वक्त था 12:40 का। 4 चोर हाथ में पिस्टल और गन्स लिए बैंक के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड को कब्जे में लेते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे बैंक को अपने अंडर कर लेते हैं। करीब करीब 50 से 60 लोग हॉस्टेज बना लिए जाते हैं। उसी बैंक का कोई कर्मचारी जो कि अब तक उन लुटेरों की नज़र से बचा हुआ था, वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है बैंक रियो में ऐसी ऐसी घटना घट रही है, कृपया करके आप लोग जो है जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं। देखते ही देखते बैंक के चारों तरफ पुलिस का पूरा फोर्स जमा हो जाता है। करीब 100 से 150 सिपाही और जो भी अधिकारी थे पुलिस रैंक के, वो आ जाते हैं। चारों तरफ से बैंक को घेर लिया जाता है। बैंक के एंट्री और एग्जिट सिर्फ दो ही थे, एक था पार्किंग एरिया, एक था मेन एंट्रेंस। दोनों तरफ से जबरदस्त पहरेदारी होती है और ऐसी कोई खिड़की, ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जाता जहां से वो चोर जो अंदर थे बैंक के वो बाहर निकल पाए। अब पुलिस अपने स्नाइपर्स लगाती है चारों तरफ। छत के ऊपर कुछ लोगों को उतारती है, बैंक के कुछ सिपाहियों को, और उसके बाद पुलिस मंगाती है लाउड स्पीकर और अनाउंसमेंट करती है। इससे पहले अर्जेंटीना के अंदर कुछ एक दो घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें बैंक रॉबरी से ही रिलेटेड थी, जिसमें कुछ जो सिविलियंस थे उनको नुकसान पहुंच गया था पुलिस की गलती की वजह से। इसलिए पुलिस हर कदम फूंक फूंक के रखना चाह रही थी और बैंक के अंदर जाने से तो बिल्कुल कतरा रही थी जब तक उनके अंडर, उनके लुटेरों के अंडर हॉस्टेजेस थे। तो ये बात बहुत हद तक लुटेरों को पता थी कि पुलिस अंदर ऐसे नहीं आएगी, पर पुलिस ने अपने जो सैनिक थे, जो गार्ड थे, वो छत पे उतार दिए, स्नाइपर्स लगा दिए। पुलिस लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट करती है और कहती है कि हम आपके साथ निगोशिएशन करने को तैयार हैं, आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा, अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको वो रास्ता दिया जाएगा, कृपया करके आप हॉस्टेजेस को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अंदर से एक कॉल आती है पुलिस के किसी अधिकारी के मोबाइल नंबर पर। जब वो फ़ोन उठाता है तो उधर से कोई बैंक के अंदर जो लुटेरे थे उन्हीं का एक बॉस बोल रहा है। वो कहता है कि आपने जो गार्ड्स उतारे हुए हैं हमारी छत के ऊपर, उनको आप सबसे पहले हटाएं, उसके बाद आप स्नाइपर्स को हटाएं। हमें बिल्कुल ये सुनिश्चित करें कि आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। जैसा वो कहते हैं वैसा मान लिया जाता है। गार्ड्स को पीछे जाने को इशारा किया जाता है, छत बिल्कुल क्लीन हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि हम लॉयल हैं, इसका सबूत हम दे रहे हैं, आप लॉयल हैं, आप इसका सबूत दें। और वो ये कह करके एक गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को रिहा कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बैंक से बाहर आ जाता है। अब आप इस कहानी के अंदर ये देखिए कि चोर अंदर घुसे तो थे, पर वो गए कहाँ ये पुलिस कभी पता नहीं लगा पाई। गार्ड बाहर आ चुका था, गार्ड से पूछताछ होती है तो पता लगता है कि 4 लुटेरे हैं जो अंदर घुसे हैं, उनके हाथ में गन्स हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। अब पुलिस पुख्ता तौर पर ये तय कर चुकी थी कि उनके पास हथियार हैं और वो नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इसलिए पुलिस ने जो अपने थोड़े बहुत विचार थे भी अंदर जाने के, वो भी वहीं पे मिट्टी में मिला। अब अंदर से नेगोशिएशन बराबर चालू था। अब उनमें से एक लुटेरा जो कि अपना नाम वॉल्टर बताता है,
वो फ़ोन पे कहता है कि यहाँ पर एक लेडी हैं जिनका बर्थडे है, हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कृपया करके आप अंदर केक भेजो। अब ये अजीब सी मांग सुनकर के पुलिस वालों का माथा टनकता है। वो कहते हैं इस सिचुएशन में ये किसी का बर्थडे मनाना चाह रहे हैं, खैर केक भिजवाया जाता है। वो उसका बर्थडे मनाते हैं अंदर उस लेडी का, फिर उसको उसी केक के साथ बाहर भेज देते हैं गिफ्ट के तौर पे। वो काफ़ी वृद्ध महिला थी, उनसे कुछ पूछताछ की जाती है तो वही पता चलता है कि वो चोर बहुत अच्छे हैं, वो किसी को नुकसान इस तरीके से ऐसे बिना किसी वजह के किसी को नुकसान नहीं पहुँचाए। अब तक पुलिस यही समझ रही थी कि ये चोरी का मामला है, ये छोटे मोटे चोर हैं, थोड़ा बहुत कैश लेकर के भाग जाना चाहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। वॉल्टर को पुलिस फिर चेतावनी देती है कि आप जो है बैंक से बाहर आ जाएं, वरना हम मजबूर हो जाएंगे कुछ कार्रवाई करने के लिए, या तो फिर आप हॉस्टेजेस को रिहा करें। एक कपल और छोड़ दिया जाता है। देखते देखते करीब करीब 4 घंटे बीत जाते हैं। अब जब कपल के छोड़ने के बाद अंदर से कोई सूचना नहीं आती है, कोई कांटेक्ट करने की कोई कोशिश भी नहीं होती है, तो पुलिस अनाउंसमेंट करती है, कॉल लगाती है जिस नंबर से बात हो रही थी, कोई रिस्पांस नहीं आता है। फिर भी पुलिस इंतज़ार करना चाह रही थी, 1 घंटे और पुलिस इंतज़ार करती है, पर आखिर कब तक वो ऐसे बैठते हैं। जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो पुलिस अंदर घुसने को ठान लेती है और बैंक की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही पुलिस बैंक के अंदर घुसती है, वहाँ का मंजर देख के उनके होश ठिकाने रह जाते हैं। एक कमरे के अंदर, जो कि शीशे का कमरा टाइप था, कुछ जार टाइप था, बहुत बड़ा सा, सारे हॉस्टेजेस उस कमरे के अंदर थे। बाहर से लॉक था, कांच तोड़ के उस हॉस्टेजेस को बाहर निकाला जाता है, उनको पहले सेव किया जाता है और पूरी बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारा जाता है, पर किसी भी चोर का कोई सबूत नहीं मिलता। जो हॉस्टेजेस छोड़े गए थे सब पहले, या फिर जो हॉस्टेजेस अभी छोड़े गए थे, सभी से शिनाख्त करवाई जाती है, कोई चोर बैंक के अंदर नहीं पाया जाता। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चोर गए तो गए कहाँ, मतलब चोरी क्या हुआ ये तो बात की बात थी, पर चोर कहाँ गए। उस बिल्डिंग में करीब 3 फ्लोर थे, तीनों फ्लोर को जांच लिया जाता है अच्छे से, उसके बाद वो पहुंचते हैं बेसमेंट में। तब उन्हें पता चलता है कि असल चोरी लॉकर की हुई थी, कैश वो चुराने नहीं आए थे। जो वहाँ पे लॉकर्स थे, करीब 400 लॉकर थे, जिनमें से 143 या 145 लॉकर तोड़े गए थे। लॉकर तोड़े गए थे, वो रिकवरी तो बात की बात थी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि चोर कहाँ गए। चारों तरफ पुलिस तैनात थी, खिड़की खिड़की पे, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। आखिर निकले तो निकले कहाँ से, जमीन खा गई कि आसमान निकल गई। कुछ नहीं होता, पुलिस बाहर जाती है, अगले दिन से बैंक फिर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, करीब 4 से 5 महीने के बाद पुलिस स्टेशन में एक लेडी आती है और रिपोर्ट लिखाते वक्त वो ये जानकारी देती है, बैंक को रियो में जो चोरी हुई थी उस चोर के बारे में मैं जानती हूँ। पुलिस जैसे ही सुनती है, पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं कि जिस चोर को वो इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, जिस पे टीम काम कर रही है, उसको ये लड़की कैसे जाने। जानकारी को पुख्ता करने के लिए वो लड़की एक जेवर देती है, गहना देती है कुछ सोने का, जो कि उसी चोरी में गायब हुआ था। तो इससे बिल्कुल पक्का हो जाता है कि ये लड़की जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है। उसकी निशानदेही पर एक शख्स पकड़ा जाता है। फिर धीरे धीरे खुलती है पूरी कहानी। वो कुछ और लोगों के नाम बताता है, जिनमें एक नाम था सेबेस्टियन, एक नाम था फर्नांडो। ऐसे करके उस चोरी के अंदर करीब करीब 7 से 8 लोग शामिल थे। कहते हैं कि चोरी की प्लानिंग इस तरीके से हुई थी कि 4 लोग तो बाहर से मेन एंट्रेंस से अंदर घुसेंगे, उसके अलावा एक सुरंग बनाई जाएगी, जिस सुरंग से वो लोग लॉकर्स का माल निकाल करके और बाहर चले जाएंगे। अब ये सुरंग कैसे बननी थी, क्योंकि आप अगर सुरंग बनाते हैं बैंक से, तो कहीं ना कहीं तो खुलेगी। जहाँ पर खुलेगी वहाँ पर रिहायशी इलाका भी हो सकता है, या ऐसा भी इलाका हो सकता है जहाँ कोई ना हो।
पर वो शहर इतना घना था कि रिहायशी इलाका होने की ज़्यादा संभावनाएं थी। या तो फिर आप 6, 7, 8 किलोमीटर की टनल सुरंग बना लें, जो कि संभव नहीं था। तो कहते हैं कि फर्नांडो जो था वो इस चोरी का मास्टरमाइंड था। फर्नांडो की ज़िंदगी में कुछ ठीक चल नहीं रहा था, वो किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक दिन बैंको रियो के सामने खड़ा हुआ वो सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट में बचा हुआ फ़िल्टर तो वो जो फेंकता है, तो बारिश के पानी के साथ एक टनल के ढक्कन पे जाता है और उस ढक्कन से अंदर चला जाता है। अब जो ये टनल का ढक्कन था वो बिल्कुल बैंक के सामने था। उसके दिमाग में तुरंत बिजली कौंधती है कि अगर ये टनल यहाँ पर है तो इसका दूसरा होल कहाँ पर है। वो उस टनल के ढक्कन को फॉलो करते करते टनल के मेन एंट्रेंस तक पहुँचता है, जहाँ से पूरे शहर का पानी जो था वो उसी टनल से बाहर आता है। अब वो टनल के अंदर घुसता है। अच्छा, वो टनल का जो ओपन था, जो मुंह था, वो किसी जंगल के अंदर खुल रहा था। अब वो उसी टनल के अंदर घुसता है, कुछ मेजरमेंट्स करता है अपने दिमाग में ही, तो उसे पता लगता है कि इसका जो एक ढक्कन है वो किसी बैंक के आसपास खुलेगा। सारी रिसर्च करने के बाद वो ढक्कन पहचाना जाता है। फिर वहाँ से करीब करीब 18 मीटर की सुरंग खोदी जाती है, जो कि सीधे बैंक के लॉकर रूम के अंदर खुलती है। उसके बाद वो अंदर घुसते हैं, किसी मशीन के थ्रू वो लॉकर के सारे होल तोड़ते हैं, सामान निकालते हैं, और करीब करीब 20 मिलियन का कैश और ज्वेलरी वो वहाँ से पार कर लेते हैं। उसके बाद वो उसी सुरंग के थ्रू टनल में जाते हैं। वहाँ एक बोट उनका पहले से इंतज़ार कर रही होती है। वो बोट आगे जाती है, आगे जाकर के ऐसे ही वो किसी दूसरे ढक्कन के पास बोट को रोकते हैं और उस ढक्कन को, जो टनल का ढक्कन था, उसको हटाते हैं। तो उसके ऊपर एक वैन खड़ी होती है, जो कि उन्हीं की होती है। वैन की तली में, जहाँ पे वैन का वो जो नीचे का लोहे का एरिया होता है, उसमें एक छेद बनाया गया होता है, और टनल से सीधे वो सारा सामान वैन में ट्रांसफ़र होता है, और सारे आदमी उस वैन में ट्रांसफ़र होते हैं और वो सारा सामान लेकर के चले जाते हैं। कहते हैं करीब ये 20-25 मिलियन की चोरी थी, जिसमें सिर्फ 2 मिलियन का सामान रिकवर हुआ और कुछ रिकवर नहीं हुआ। 4 से 5 साल की उन लोगों को सज़ा हुई, उसके बाद वो छूट गए। अभी वो कहाँ हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अपनी अपनी सज़ा काटने के बाद कहीं ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है। 16 से 18 मिलियन का माल उनके पास। ऐसा ही कुछ हुआ था मनी हाइस्ट में, अगर आपने वो देखी है, कैसे पुलिस बाहर खड़ी रहती है और अंदर जो काम चल रहा होता है वो चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें बताएं कमेंट में लिखकर। अगर आप इस तरीके की कहानियाँ और सुनना चाह रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई किस्सा है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। कहानीकार को लेकर के आपके कोई सुझाव हैं तो वो आमंत्रित हैं। हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब बख़ैर।